Welcome once again to my pharmacist friends। आज हम देखने वाले हैं important some concepts related to the pharmacodynamics and specifically for the receptors. Okay, and this contains the questions of the drug inspector क्वेश्चन पेपर्स, वो जो है हम आज सॉल्व करने वाले हैं। So let's start with the first one. First of all, I forget to tell you about my introduction. I am D. Vijay Chauhan. I am assistant professor in School of Pharmaceutical Sciences, Atmi University, राजकोट। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट पेयर। आप सब लोगों को पता है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, जो भी रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर के साथ कोई ड्रग बाइंड हो रहा है और वो उसको क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, तो दैट वन इज कॉल्ड एज अ एगोनिस्ट। अगर मान लो कि कोई ड्रग जो है वो बाइंड हो रहा है और उसकी वजह से रिसेप्टर इनएक्टिव रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। ये चीज़ खास ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। और ज़्यादातर जो है एंटागोनिस्ट में बहुत लोग जो है उन थोड़ा समझने में उनको गलती होती है। पर्सन्स ये सोचते हैं कि एंटागोनिस्ट जो है वो क्या करेंगे, रिसेप्टर की एक्शन को उल्टा करेंगे। नहीं, वो क्या करते हैं, सिंपली रिसेप्टर को इनएक्टिव करते हैं, वो रिसेप्टर की एक्शन को उल्टा नहीं करते। ओके, तो इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो नोरेड्रेनालिन एंड प्रोप्रानोलोल। नोरेड्रेनालिन इट इज़ अ एगोनिस्ट ऑफ दी ए बीटा रिसेप्टर, एगोनिस्ट है, और प्रोप्रानोलोल जो है वो इसका क्या है, एंटागोनिस्ट है। सेम थिंग इज़ फॉर दी मॉर्फिन एंड नालोक्सोन, दे आर एक्ट ऑन दी मॉर्फिन रिसेप्टर। या तो फिर सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर मॉर्फिन की एगोनिस्ट इफेक्ट रहती है और नालोक्सोन की एंटागोनिस्ट इफेक्ट रहती है। हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन की एक्टिविटी जो है एज ए एगोनिस्ट ऑन दी हिस्टामाइन रिसेप्टर, और मेपाइरेमाइन की एंटागोनिस्ट इफेक्ट रहती है किसके ऊपर, हिस्टामाइन रिसेप्टर के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज रिमेनिंग, दैट वन इज ethinyl estradiol. Ethinyl estradiol has the anti-estrogenic activity on the uterus, or danazole also has the anti-estrogenic activity on the uterus and pituitary. ओके, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो बी क्या है, बी जो है वो दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों की एक्टिविटी क्या है, एंटी एस्ट्रोजेनिक। और बाकी का जिस तीनों के तीनों देखे तो उसमें एक एगोनिस्ट है और दूसरा कौन सा है, एंटागोनिस्ट है। और फार्माकोलॉजी में जो है जितने भी ड्रग्स है सबकी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये जो ड्रग है इट हैज़ द एगोनिस्ट इफेक्ट और एंटागोनिस्ट इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़े हम एग्जाम्पल जो है हम याद रख लेते हैं। दे आर दी गुड एग्जाम्पल्स। ये जो है ये तो सब चीज़ आपको सब याद रहने ही चाहिए, सब तो याद होने ही चाहिए, बट ये तो है, ये बहुत सिंपल है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन के जो एगोनिस्ट है वो एसिटाइल कोलिन, निकोटिन, वेरेनिक्लिन, उसके एंटागोनिस्ट है ट्यूबोक्यूरारिन है, अल्फा बंगारोटॉक्सिन है। वैसे ही एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के एगोनिस्ट नोरेड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रानोलोल। एंटागोनिस्ट हिस्टामाइन रिसेप्टर के हिस्टामाइन, मेपाइरेमाइन। ओपिएट के मॉर्फिन, नैलोक्सोन। डोपामाइन के कौन से रहेंगे, डोपामाइन, ब्रोमोक्रिप्टिन आर द एगोनिस्ट एंड क्लोरप्रोमाजिन इज अ एंटागोनिस्ट। एस्ट्रोजन के इथिनाइल एस्ट्राडायोल, टेमोक्सिफेन रहेंगे। फिर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के जो है एंटागोनिस्ट रहते वो कौन से है, ट्रास्टुजुमा। और इसके जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे जितने भी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस है दे आर समटाइम्स एगोनिस्ट। फिर ये तो जो थे ये ज़्यादातर कौन से थे, दिस ऑल आर दी GPCR एंड TKLR एंड
NR, ये तीनों के एग्जाम्पल थे। फिर आयन चैनल्स है, तो आयन चैनल्स के कौन से, उसमें एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट नहीं होते। आयन चैनल्स में क्या होते हैं, उसके ब्लॉकर्स रहते हैं या तो फिर क्या होते हैं, मॉड्यूलेटर्स रहते हैं। ब्लॉकर्स क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू ब्लॉक दी चैनल, वो चैनल को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। और मॉड्यूलेटर्स क्या करेंगे, मॉड्यूलेटर्स जो है वो ब्लॉक भी नहीं करेंगे, ओपन भी नहीं करेंगे, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं दोनों के बीच का। वो क्या करेंगे, जो भी आयंस है, आयंस के फ्लो को वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू मेंटेन, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम चैनल के ब्लॉकर कौन से, लोकल एनेस्थेटिक जितने भी है, हेलोथेन और वो दे आर दी ब्लॉकर्स। टेट्राडोटॉक्सिन आर ब्लॉकर्स। उसके मॉड्यूलेटर्स कौन कौन से हैं, वेराट्रिडिन मॉड्यूलेटर्स है। फिर रीनल ट्यूब्यूलर Na प्लस चैनल की कौन सी है, एमिलोराइड, जो नेफ्रॉन में पाई जाती है। और आल्डोस्टेरोन है उसका, वो ब्लॉकर है। वोल्टेज सेंसिटिव Ca+2 की जो ब्लॉकर्स है वो कौन से, डाइवेलेंट केटायन। और उसके मॉड्यूलेटर्स कौन से है, डाईहाइड्रोपाइरिडिन्स, निफिडिपिन, निमोडिपिन, दिस ऑल आर द मॉड्यूलेटर्स। ATP सेंसिटिव K+ चैनल के मॉड्यूलेटर्स कौन से है, ATP है, वो जो है उसको ब्लॉक करेगा। और उसके मॉड्यूलेटर्स कौन से हैं, सल्फोनिल यूरियास। और ये जो ड्रग है, हम ATP सेंसिटिव K+ चैनल का हम यूज़ किस में करते हैं, वी आर यूजिंग इन दी डायबिटीज़ में हम यूज़ करते हैं इसका, हाइपरटेंशन में जो है इसका हम यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में जो है K+ चैनल, सिंपली K+ चैनल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फिर गाबा गेटेड Cl- चैनल, पिक्रोटॉक्सिन एंड बेंजोडाइजेपिन्स आर मॉड्यूलेटर्स। वैसे ही ये जो रिसेप्टर का देखा, ये भी याद रख लीजिए एंजाइम का। एंजाइम जितने भी हमारे बॉडी में है, तो उसमें कौन कौन से इनिबिटर्स और रहते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का नियोस्टिग्मिन है। फिर साइक्लोऑक्सीजिनेज में एस्पिरिन है, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का कैप्टोप्रिल है, और इसको हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। HMG को सिम्वास्टेटिन है, कोलेस्ट्रॉल डाउन करने के लिए। माओ इनिबिटर्स का आइप्रोनियाजिड है। डिप्रेशन में हम यूज़ करते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 सिल्डेनाफिल, उसका हम यूज़ करते हैं एज अ वायग्रा। हम यूज़ करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ट्राई मिथोप्रिम, मिथोट्रेक्सेट, ये जो है हम कैंसर में यूज़ करते हैं। थाइमिडिन काइनेज, एसिक्लोविर, विच आर यूजिंग फॉर एंटीवायरल। HIV प्रोटीएस को जो एंजाइम्स है उसको कौन ब्लॉक करता है, सेक्यूनाविर, anti-HIV में हम यूज़ करते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, यूजुअली ट्रांसपोर्टर क्या होता है कि मान लो कि ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के इनसाइड का पार्ट है और ये सेल के आउटसाइड का पार्ट है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं। ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ हो तो वो उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे और दूसरी जगह पे वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो नोरेड्रिनालिन ट्रांसपोर्टर कौन से है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट है, वो कोकेन है, वो उसके इनिबिटर्स है। इसको हम यूजुअली जो है डिप्रेशन में और वहाँ पे यूज़ करते हैं। वीक कैरियर एसिड कैरियर्स, वी आर दिस आर दी प्रोबेन एसिड, हम गाउट में इसका यूज़ करते हैं। Na+K+2Cl- लूप डायूरेटिक्स हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। प्रोटोन पंप को इनिबिट करने के लिए ओमेप्राजोल है। एसिडिटी में हम यूज़ करते हैं, या तो फिर फैटुलेंस हो गया, गैस हो गया तो हम यूज़ करते हैं। MDR ट्रांसपोर्टर, मल्टीपल ड्रग वाले जो भी ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, यूजुअली मेनली इट इज़ फॉर द Ca+2 चैनल एंड ऑल दैट थिंग, दैट वन इज़ वेरापामिल। तो सबके आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट याद होने ही चाहिए। अगर ये आपको याद है तो फटाफट आपको जो है 5 सेकंड में जो है आपको मार्क अच्छी तरह दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट याद रखिएगा। देन the next one it is benzodiazepines act as an agonist. Non-benzodiazepines act as a agonist on which type of the benzodiazepines? अभी देखो बेंजोडाइजेपिन्स के 2 टाइप के रिसेप्टर है, बेंजोडाइजेपिन 1, sorry for this,
अभी देखो बेंजोडाइजेपिन्स के हैं, बेंजोडाइजेपिन्स के 2 टाइप के रिसेप्टर रहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो क्या है, वो LGIC है, और टाइप 2 है वो क्या है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है। इसके अगले वाले वीडियो में हमने देखा था। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर दी GPCR। और ये जो हमारी LGIC है, ये जो आयन चैनल है, उसमें बहुत सारी जगह रहती है वहाँ पे ड्रग बाइंड हो सके। जैसे कि एक जगह रहती है वहाँ पे कौन बाइंड हो सकता है, गाबा के रिलेटेड ड्रग्स बाइंड हो सकते हैं। दूसरी जगह पे है वहाँ पे कौन बाइंड हो सकता है, ये हमारे बेंजोडाइजेपिन्स के ड्रग बाइंड हो सकते हैं। फिर एक जगह है वहाँ पे कौन बाइंड हो सकता है, ग्लाइसिन और वो सब सम एमिनो एसिड कैन बाइंड देयर। फिर एक और जगह पे रहती है वहाँ पे कौन बाइंड हो सकता है, फिनोबार्बिटोन और वो सब चीज़ बाइंड हो सकती है। बट GPCR जो है, GPCR इट इज़ अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, हम उसको बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सर्पेंटाइन रिसेप्टर। बट वहाँ पे जो है सिर्फ बेंजोडाइजेपिन ही बाइंड हो सकते हैं। बट LGIC जो टाइप 1 है वहाँ पे तो देखो बेंजोडाइजेपिन के सिवा कौन कौन सी चीज़ें बाइंड हो सकती है, गाबा है, ग्लाइसिन है, बार्बिचुरेट्स है। बट बेंजोडाइजेपिन मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर या तो फिर टाइप 2 रिसेप्टर में जो है वो वहाँ पे सिर्फ BZD ही बाइंड हो सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, BZD रिसेप्टर पार्ट 1 ओनली। So this is the answer. Then the next one it is this is from the pharmacokinetic, बट इसमें जो एक वर्ड आ रहा है एफिनिटी, उसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एफिनिटी ऑफ द ड्रग बाइंड टू अ वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन। मीन्स ड्रग की एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके साथ बाइंड होने की रहती है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, अल्ब्यूमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स एंड ग्लोबुलिन्स। अगर कोई ड्रग है, ये जो ड्रग है, ड्रग्स अगर ब्लड में गया तो ये चारों चीज़ें वहाँ पे होगी। बट सबसे पहले वो किसके साथ बाइंड होगा, वो सबसे पहले बाइंड होगा अल्ब्यूमिन के साथ। उसके बाद अगर अल्ब्यूमिन जो है वो नहीं मिल रहा है, और ज़्यादातर जो है अल्ब्यूमिन फुल नहीं होते, सेचुरेट जल्दी से नहीं होते, बट मान लो कि सेचुरेट है तो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होगा। अगर उसके साथ भी वहाँ पे वो नहीं मिल रहा है तो फिर वो लाइपोप्रोटीन के साथ बाइंड हो सकता है। लाइपोप्रोटीन है वो कौन से है, LDL है, HDL है, काइलोमाइक्रोन्स है, दिस आर द लाइपोप्रोटीन। फिर या तो फिर वो लास्ट में किसके साथ बाइंड हो सकता है, ग्लोबुलिन्स के साथ। चलो ये तो इसका आंसर है, बट लेट्स सी अबाउट दी सम कंसेप्ट्स अबाउट दी रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स में आपको जो है 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो क्या है, एफिनिटी है, फिर क्या है, पोटेंसी है, एंड थर्ड वन क्या है, एफिकेसी है। ठीक है, मान लो कि ये जो है एफिनिटी मीन्स क्या है कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होने का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन। मान लो कि ये कोई ड्रग है और यहाँ पे 2 रिसेप्टर्स है, दिस वन इज़ द फर्स्ट रिसेप्टर, दिस वन इज़ द सेकंड रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग आएगा तो इसमें से वो किसको चूज़ करेगा, जिसको वो ज़्यादा चूज़ करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ड्रग की पहले वाले रिसेप्टर के लिए उसकी एफिनिटी क्या है, हाई है। और जो है वो पहले क्या करेगा कि पहले रिसेप्टर पे ही बाइंड होगा। अगर ऐसा हुआ कि वो पहले रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रहा है, या तो फिर नज़दीक में जो है दूसरा रिसेप्टर है, तो उसकी साथ कभी कभी बाइंड हो सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड रिसेप्टर के लिए ये ड्रग की एफिनिटी क्या है, कम है। अगर हम ड्रग को ये बोले कि तुझे पहला वाला रिसेप्टर चाहिए या दूसरा वाला, तो सबसे पहले किसके साथ बाइंड होगा, फर्स्ट के साथ बाइंड होगा, तो हम उसको एफिनिटी बोलते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि आप ये हो, आप है और आपके 2 फ्रेंड है, ठीक है, आपके 2 फ्रेंड है, ठीक है।
और ये जो फ्रेंड है उसमें एक जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और एक तो हम सिंपली ऐसे बोलते हैं कि एक जो है वो फ्रेंड है। तो आप जो है आपकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होगी? यू हैव दी एफिनिटी फॉर योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए एफिनिटी ज़्यादा होगी, और दूसरे भी फ्रेंड रहता है बट उसके लिए एफिनिटी कम होगी, क्योंकि आपको जो भी बात बोलनी होगी, आपको जो भी बात शेयर करनी होगी, वो ज़्यादातर आप बेस्ट फ्रेंड से ही करेंगे, आपके फ्रेंड से कम करेंगे। तो हम ये चीज़ ये देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ ए एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्या होगा कि कोई भी ड्रग है, इफ़ एनी ड्रग आर प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्स, they are producing the response is called as is efficacy। उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी एफिकेसी बोलेंगे। एफिकेसी मीन्स सिंपल, मान लो कि कोई ड्रग है, ड्रग आर गोइंग टू बाइंड विद दैट रिसेप्टर, और रिसेप्टर के साथ बाइंड हो के वो क्या प्रोड्यूस करता है? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो ड्रग की क्या बोलेंगे? एफिकेसी बोलेंगे। मान लो कि कोई ड्रग है, ये जो ड्रग है और वहाँ पे दो रिसेप्टर्स है, ठीक है, तो फर्स्ट रिसेप्टर एंड सेकंड रिसेप्टर। ये जो ड्रग है ये पहले वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो उसकी एक्शन आती है, और दूसरे वाले रिसेप्टर से बाइंड होता है तो बहुत एक्शन नहीं आती है। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी एफिकेसी है फर्स्ट के लिए बहुत हाई है, और सेकंड के लिए इसकी एफिकेसी है वो क्या है? बहुत कम है। ठीक है, गेट इट। और जो पोटेंसी है, पोटेंसी को हम क्या बोलेंगे? फॉर गिवन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन द ड्रग इज प्रोड्यूसिंग द सर्टेन एक्शन इज कॉल्ड एज इट्स पोटेंसी। मीन्स इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि एक रिसेप्टर है, मान लो कि कोई एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर के बहुत सारे एगोनिस्ट हो सकते हैं। मान लो कि एगोनिस्ट नंबर 1 एंड एगोनिस्ट नंबर 2, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। मान लो कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि 20 मिलीमोल पर डेसीलीटर। मान लो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन 20 मिलीमोल पर डेसीलीटर है, दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर फर्स्ट ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो वो 100% रिसेप्टर एक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी 100% है। अगर एगोनिस्ट 2 भी वो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उसकी 50% एक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एगोनिस्ट 1 is more potent than agonist 2। ये पता चला, पोटेंसी जो है एगोनिस्ट 1 की ज़्यादा होगी कंपेयर टू एगोनिस्ट 2। बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज़ दैट कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो हम ज़्यादा समझने के लिए एक हम ग्राफ लेते हैं। वी आर टेकिंग दी वन ग्राफ, दिस वन इज़ द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एक्शन ऑफ द ड्रग। मान लो कि एक ड्रग है, ए करके मैंने ड्रग दिया है, तो उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द ए। देन कम्स टू दी, मैं कोई एक दूसरा ड्रग दे रहा हूँ, तो दूसरे ड्रग में जो है उसका ग्राफ मुझे ऐसे मिल रहा है, ड्रग बी का ग्राफ मुझे ऐसे मिल रहा है। फिर ड्रग सी दे रहा हूँ, तो ड्रग सी का मुझे ग्राफ जो है ये ऐसे मिल रहा है। फिर ड्रग डी दे रहा हूँ, तो ड्रग डी का ग्राफ जो है मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा ड्रग होगा? ये चारों में से सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा ड्रग है? द ड्रग इज़ ए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन में भी वो जो है बहुत ज़्यादा क्या दे रहा है? एक्शन दे रहा है। ठीक है, फिर जो है हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, ड्रग ई का भी ग्राफ ऐड कर देते हैं। फिर इसमें देखो सबसे एफिकेशियस ड्रग किसका रहता है? सबसे ज़्यादा एक्शन
कौन से ड्रग की है। देखो ये एक्शन जो है वाई एक्सिस पे है, तो सबसे ज़्यादा एक्शन किसकी रहेगी, ई की। तो सबसे ज़्यादा एफिकेशियस कौन सा है, ई इज़ अ मोस्ट एफिकेशियस ड्रग। अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि डी ड्रग की पोटेंसी जो है, डी ड्रग की पोटेंसी जो है बी से वो क्या है, कम है। क्योंकि देखो डी ड्रग और बी ड्रग दोनों की एफिकेसी हम देखें तो डी एंड बी ड्रग की एफिकेसी कैसी है, इज दी सेम। क्योंकि देखो एक्शन जो है सेम आ रही है, ठीक है। बट एक चीज़ ये है कि बी ड्रग का जो एक्शन है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में ही शुरू हो रहा है, तो बी ड्रग इज़ मोर पोटेंट देन दी डी। हम ये बोल सकते हैं कि चलो ई की एफिकेसी ज़्यादा है, ई की एफिकेसी सबसे ज़्यादा है। बट एक चीज़ ये भी है, ये भी हम बोल सकते हैं ई की पोटेंसी जो है ये चारों के चारों में से और दूसरे चारों से सबसे कम है। देखो क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेशन देने पर ही उसकी क्या हो रही है, एफिकेसी आ रही है। और सबसे कम एफिकेसी किसकी है, वेरी लेस एफिकेसी इज़ ए ड्रग सी। सबसे कम एफिकेसी किसकी रहेगी, ड्रग सी की। सबसे कम पोटेंसी किसकी रहेगी, ई की। ठीक है। सो दीज आर दी कंसेप्ट अबाउट द पोटेंसी, एफिकेसी एंड एफिनिटी। ऐसा ज़रूरी नहीं है और ज़्यादातर ऐसा ही रहता है, जो भी एगोनिस्ट रहता है उसकी एफिनिटी जो है वो भी बहुत हाई रहती है और उसकी एफिकेसी भी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा हो उसकी एफिकेसी हर बार हाई हो, हर बार हाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या तो फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा हो तो वो हर बार जो है उसकी एफिनिटी जो है, एफिनिटी ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे ही हम पोटेंट में भी बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो द अनदर वन इज़ दैट एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिफरेंस क्या है, एगोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और रिसेप्टर की क्या आएगी, एक्शन आएगी। एंटागोनिस्ट क्या होंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए और रिसेप्टर को इनएक्टिव करेंगे, रिसेप्टर को काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर पार्शियल एगोनिस्ट क्या हुआ, पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब है वो रिसेप्टर के साथ ड्रग जो है वो बाइंड होगा और उसकी सब मैक्सिमल एक्टिविटी आएगी, मीन्स उसकी एक्शन जो है कंपेयर टू एगोनिस्ट, सब मैक्सिमल एक्शन मीन्स कंपेयर टू एगोनिस्ट कम आएगी। ठीक है। एंड इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या होगा कि जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो रिसेप्टर की एक्शन जो है वो ऑपोजिट करेगा, ऑपोजिट एक्शन ऑफ रिसेप्टर। इसलिए ये चीज़ खास याद रखना, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। Okay, so this is about the concept of the receptors. Thank you very much.